हेलो, वेलकम बैक। न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर रहे थे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के। क्या है ये क्वेश्चन? 40 ग्राम्स ऑफ आर्गन इज हीटेड फ्रॉम, मास दिया हुआ है 40 ग्राम्स, डेल्टा थीटा दिया हुआ है 40 to 100 यानी 60 डिग्री सेंटीग्रेड, आर दिया हुआ है 2 कैलोरीज पर मोल। व्हाट इज द हीट एब्जॉर्ब्ड एट द कांस्टेंट वॉल्यूम बाय द आर्गन। अब ये जो आर्गन है कैसा है? नोबल गैस है। नोबल गैस है, मोनो एटॉमिक गैस है। तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए सीवी की वैल्यू आती है 3/2r, पता होनी चाहिए, राइट। और ये मास दिया हुआ है, फॉर्मूला जो है हमारे पास में है ये Q इज इक्वल्स टू एन सी डेल्टा थीटा। तो मास के टर्म्स वाला नहीं है, ये सी वी वाला दिया हुआ है ना, तो हमको यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ही लेना पड़ेगा। सो नंबर ऑफ मोल्स ढूंढना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल्स कैसे मिलेगा? आर्गन का मास 40, राइट, गिवन मास 40 ग्राम्स है और उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है? आर्गन का मॉलिक्यूलर मास भी 40 ही है। सो 3/2r और डेल्टा थीटा है 60। आर की वैल्यू दी हुई है 32 सा 60, सो 3 इंटू आर की वैल्यू है 2 इंटू 30, 180 कैलोरीज पर मोल डिग्री सेंटीग्रेड। 180 कैलोरीज पर मोल डिग्री सेंटीग्रेड, कैलोरीज ही आएगा क्योंकि हीट है, राइट। सो ये सिंपल सम था, आंसर आ गया। यहाँ पर डेटा सफिशिएंट गिवन हुआ, गिवन नहीं था, ये चीज़ याद होनी चाहिए थी। फिर ये नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास भी नहीं दिया हुआ था, वो भी पता होना चाहिए था आर्गन का। तो 1 to 30 एलिमेंट्स याद होने चाहिए, उनके मास भी याद होने चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेंडर ऑफ द रेडियस आर मेड ऑफ मटेरियल ऑफ द थर्मल कंडक्टिविटी K1 surrounded by the cylindrical shell of inner radius r। तो कुछ ऐसा है क्वेश्चन, ये एक सिलेंडर है, राइट, और इसका रेडियस दिया हुआ है r, और ये जो सिलेंडर है इसकी थर्मल कंडक्टिविटी भी दी हुई है K1, सराउंडेड बाय द सिलिंड्रिकल शेल, मतलब इसके आसपास में एक ऐसा शेल बनाया हुआ है, और ये जो शेल है उसका आउटर रेडियस है 2r। आउटर रेडियस है 2r, मतलब यहां से लेके यहां तक ये है 2r, मतलब इसकी जो थिकनेस है वो है r, और इसकी थर्मल कंडक्टिविटी दी हुई है K2, राइट। द टू एंड्स ऑफ द कंबाइंड सिस्टम आर मेंटेन्ड एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स। तो यहाँ पर टेम्परेचर T1 है, यहाँ पर टेम्परेचर T2 है। इफ देर इज नो लॉस ऑफ हीट across the cylindrical surface and the system is in steady state, what is the effective thermal conductivity of the system? So ऐसे कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है तो इसकी थर्मल कंडक्टिविटी कितनी होगी ये ढूंढकर बतानी है हमको। सबसे पहले तो यही आइडेंटिफाई करना है कि ये दोनों कॉम्बिनेशन सीरीज में है या पैरेलल में है। ये दोनों कॉम्बिनेशंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, वो तुम्हें आइडेंटिफाई करना रहेगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। कैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में पता चला? इसका जो अंदर वाला सिलेंडर है, बाहर वाला सिलेंडर है, दोनों का ही एक साइड एक टेम्परेचर पे है, दूसरा साइड दूसरे टेम्परेचर पे है। तो उसको इक्विवेलेंटली ड्रॉ करोगे ना रेजिस्टेंस के टर्म्स में तो कुछ ऐसा मिलेगा, राइट। सो ये RH1, ये RH2 थर्मल रेजिस्टेंस, ये है टेम्परेचर T1 पे, ये है टेम्परेचर T2 पे। तो इस तरह से। और पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला याद करो, RH विल बी इक्वल टू 1/RH1 प्लस RH2, और थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? X/KA, ये याद होना चाहिए।
राइट। तो ये फॉर्मूला हम यूज करके स्टार्ट करें सॉल्व करना। तो आर एच की जगह पर आएगा एक्स अपॉन के डैश, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी ढूंढनी है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कुछ बदल जाएगा, क्योंकि ये सिलेंडर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कुछ अलग है, बड़े वाले सिलेंडर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कुछ अलग है, दोनों का कंबाइन करेंगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कुछ अलग मिलेगा। फिर आर एच वन के लिए एक्स तो लेंथ तो सेम ही है, राइट, तीनों की, मतलब इसकी इसकी और कॉम्बिनेशन की, तो एक्स एज इट इज रहेगा। इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K1 दी हुई है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेट से हम लोग ले लेते हैं A1, और दूसरे के लिए K2 A2 बाय एक्स निकल के कैंसिल हो जाएगा, K डैश, दोनों का जो कॉम्बिनेशन करेंगे उसका एरिया, राइट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा, अंदर वाले का रेडियस है R और बाहर वाले का रेडियस है 2R, और दोनों का मिला के टोटल रेडियस 2R ही बनने वाला है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ जाएगा पाई R स्क्वायर। K1 पहला वाला यानी अंदर वाला, उसका आएगा पाई R स्क्वायर प्लस K2, और दूसरे वाले का एरिया कितना आएगा, दूसरे वाले का एरिया वो शेल है, तो शेल के हिसाब से बाहर का रेडियस माइनस अंदर का रेडियस, है ना, शेल का एरिया, बाहर वाले सिलेंडर का एरिया माइनस अंदर वाले सिलेंडर का एरिया। K डैश 4R स्क्वायर, पाई कैंसल हो गया कॉमन तीनों में, K1R स्क्वायर प्लस K2 R स्क्वायर, तो इसमें भी कॉमन आएगा, तो R स्क्वायर को हम कॉमन निकाल देते हैं, और 4 माइनस 1 यानी 3, अब R स्क्वायर भी कॉमन हो गया सब में से, तो K1 प्लस 3 K2, K डैश मिला मुझे K1 प्लस 3 K2 बाय 4, ये आई इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी। तो थर्मल कंडक्टिविटी का क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस ही कैलकुलेट करना है हमको इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए। याद रहना चाहिए ये फॉर्मूला, न्यूटन्स का वो थर्मल करंट का जो फॉर्मूला है dQ बाय dt, है ना, KA इज डेल्टा T बाय डेल्टा एक्स, KA डेल्टा T बाय डेल्टा एक्स, इसी में से ये थर्मल रेजिस्टेंस आता है, ये हीट करंट का फॉर्मूला है। फॉर्मूला फिंगर टिप से हो तो क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी आइडेंटिफाई करना था सीरीज है कि पैरेलल है, वो चीज़ मैंने बताई कि दोनों का एक एंड सेम टेम्परेचर पे है, दूसरा एंड दूसरे टेम्परेचर पर है, सो दोनों का कॉम्बिनेशन जो होगा वो पैरेलल टाइप का होगा। और फिर पैरेलल के लिए थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया और फिर उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करते वक्त भी ये ध्यान रखना है कि एक्स में क्या चेंज आ रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में क्या चेंज आ रहा है, ऐसे ही धनाधन सॉल्व नहीं कर मारना है, एक्स में क्या चेंज आएगा, ए में क्या चेंज आएगा, वो भी ध्यान रखना है। 14 नंबर, 3 rods made up of the same material having same cross section have been joined as shown in the figure. Each rod is of the same length. तो देखो लेंथ दी हुई है, लिख दो यहाँ पर, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, सेम क्रॉस सेक्शन, तो इसका भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, इसका भी ए है, इसका भी ए है। फिर द लेफ्ट एंड राइट एंड्स आर केप्ट एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन, तो ये इसका टेम्परेचर हमको ढूंढना है। टी हीट करंट का ही फॉर्मूला आएगा कि डी क्यू बाई डी टी, जो वन में से हीट करंट होगा वो हीट करंट होगा डी क्यू बाय, कैपिटल टी लेना है, स्मॉल टी नहीं, नहीं स्मॉल टी ही आएगा, टाइम होता है ना हीट करंट, डी क्यू बाई डी टी 2 का प्लस डी क्यू बाई डी थ्री, अरे डी टी थर्ड वाले का, इन दोनों में से जो हीट करंट आएगा मिल के इसके अंदर जाएगा, तो दोनों में से जो हीट करंट आएगा मिल के इसके अंदर जाएगा। अब इसको एक्सपांड करो कि ए, राइट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो इसका ए ही है, और डी टी डी एक्स, एक्स भी वही है, इसके लिए के ए
तीनों मटेरियल सेम मटेरियल है तो तीनों का के भी सेम है, वो भी लिख दो, के भी सेम है तीनों का। सो के ए डी टी, यहाँ पर ये डी टी अलग होगा क्योंकि ये 60 पे है, ये 0 पे है, तो मैंने डी टी डैश लिख दिया है। बाय एक्स प्लस के ए डी टी डैश बाय एक्स, एक्स 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 के ए कैंसल, बचा हुआ है डी टी, डी टी क्या आएगा, टी माइनस 0, है ना, ये टी टेम्परेचर पे ये 0 इज इक्वल्स टू डी टी डैश 60 माइनस टी, और ये 2 बार क्योंकि दोनों का ही सेम है, तो सिंप्लीफाई करो, t इज इक्वल्स टू 120 माइनस 2t, 3t इज इक्वल्स टू 120, t इज इक्वल्स टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड। सो जंक्शन जो आएगा उसका टेम्परेचर होगा 40 डिग्री सेंटीग्रेड। सो हीट करंट के बेस पे ही ये फॉर्मूला है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मेटल क्यूब्स ए एंड बी ऑफ द स्मॉल सेम साइज, साइज सेम है तो मतलब क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का सेम है, लिख दो ए। The extrements of the combination are maintained at the temperatures as shown here. The arrangement is thermally insulated. The coefficient of thermal conductivity, इसका K1 दिया हुआ है 300, इसका K2 दिया हुआ है 200। After steady state is reached, यानी dq by dt constant हो जाता है, what will be the temperature T of the interface, है ना। So यहाँ पर जो हीट करंट आएगा इस जंक्शन पर वो इसकी वजह से भी होगा, इसकी वजह से भी होगा। सो डी क्यू बाय डी टी ऑफ ए विल बी इक्वल टू हीट करंट ऑफ बी। ये हीट करंट दोनों जंक्शन पे मिलने वाले हैं, क्योंकि दोनों हीट करंट जंक्शन पे मिलने वाले हैं इसीलिए मैंने दोनों को इक्वेट कर दिया है। अब हीट करंट का फॉर्मूला रख दो, के ए डी टी बाय एक्स, है ना, लेंथ सेम दी हुई है दोनों की, देखो क्या लेंथ सेम देकर रखी हुई है, ऐसा कुछ कहा तो नहीं है पर चलो सेम लेनी ही पड़ेगी और कोई ऑप्शन नहीं है। ये K1 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम दे के रखा है, KA2 डी टी डैश बाय एक्स, एक्स को कैंसिल कर दो, ए को भी कैंसिल कर दो। वैसे फिगर में से तो क्लियर हो रहा है कि दोनों की लेंथ सेम ही होगी, अगर नहीं होती सेम तो उन लोग को मेंशन करना होता कि भाई ये 2 मीटर का है, ये 1 मीटर का है। सेम साइज तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एक्स भी सेम है। चलो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, सेम साइज दिया हुआ ना तो उसका मतलब निकल जाता है। K1 डी टी क्या आएगा ए के लिए, टी 100 माइनस टी, और K2 डी टी डैश आएगा टी माइनस 0। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, K1 की वैल्यू दी हुई है 300 इंटू 100 माइनस टी इज इक्वल्स टू K2 की वैल्यू दी हुई है 200, तो 200 टी, 30,000 माइनस 300 टी इज इक्वल्स टू 200 टी, टी हो जाएगा 30,000 अपॉन 500, 0 0 0 0 कैंसल, 6 5 30, 60, तो टी है 60 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब जंक्शन 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेंटेन किया हुआ है, मतलब टी जंक्शन 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगा। ऐसा नहीं कह सकते 0 प्लस 100 डिवाइड बाय 2 50 डिग्री पे होगा, ऐसा होता कब, जब दोनों का K1 K2 सेम होता तो, राइट। अब देखो ये इधर जो ये इसका K1 ज्यादा है, इसका K कम है, तो ये अपना इफेक्ट ज्यादा लेकर आ पा रहा है। अगर सेम टू सेम होता ना K तो 50 होता, पर क्योंकि इसका थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा है ये अपना इफेक्ट ज्यादा लेकर आ पाएगा, ऐसा। 16 नंबर का क्वेश्चन है, हॉट लिक्विड केप्ट इन ए बीकर कूल्स फ्रॉम 80 टू 70 डिग्री सेंटीग्रेड इन 2 मिनट्स।
80 to 70 degrees centigrade in 2 minutes. If the surrounding temperature is 30 degrees centigrade, find the time of cooling. अब देखो टाइम ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग तुरंत तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए. डी टी बाय टाइम ऑफ कूलिंग, डी टी बाय डी टी इज इक्वल्स टू के टी माइनस टी नॉट. राइट, इसमें टी क्या है, टी नॉट क्या है, ये पता होना चाहिए. टी नॉट सराउंडिंग टेम्परेचर है और 2 मिनट के अंदर वो 80 से 70 में आ रहा है. तो फाइंड द टाइम ऑफ कूलिंग ऑफ द सेम लिक्विड फ्रॉम 60 टू 50. तो एक केस और ये दूसरा केस, 2 केसेस है. सो लिखो इधर फ्रॉम 80 टू 60 के लिए अगर हम यूज करें, राइट, तो डी टी यानी चेंज इन टेम्परेचर होगा 20. टाइम ऑफ कूलिंग दिया हुआ है मुझे 2 मिनट्स, तो रहने दो मिनट में ही. के की वैल्यू मुझे पता नहीं है. टेम्परेचर टी से टी नॉट, राइट. ये जो टेम्परेचर टी है ना, ये एवरेज टेम्परेचर लेना होता है. एवरेज टेम्परेचर लेना होता है. तो 80 टू 60 का एवरेज टेम्परेचर कितना आ जाएगा, 80, 70, 60. तो 70 एवरेज टेम्परेचर आ जाएगा और टी नॉट रूम टेम्परेचर है जो 30 दिया हुआ है. सो 30, ये चीज ध्यान रखना न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में. 3 टेम्परेचर्स है. ये तो टेम्परेचर डिफरेंस जो आ रहा है वो ये एवरेज टेम्परेचर और ये रूम टेम्परेचर या रेफरेंस टेम्परेचर कहते हैं. सो ये एक इक्वेशन बना हमारे पास में. ये मिनट्स में है इसलिए मैं डिवाइड नहीं कर रहा, शायद सेकेंड्स में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़े. 40 के मिल जाएगा मुझे इससे. हाँ, सेकेंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, सब कुछ ऐसा ही में है. तो के मिल जाएगा 22 सा 40. तो के आएगा 1/240. ये वैल्यू मुझे मिली के की. अब दूसरे केस के लिए, दूसरे केस में क्या हो रहा है, वो 60 टू 50 आ रहा है ना. तो उस केस के लिए चेंज इन टेम्परेचर है 10. टाइम ऑफ कूलिंग तो मुझे ढूंढना है. के की वैल्यू मुझे मिल गई है 1/240. एवरेज टेम्परेचर 60 से 50 वाला आएगा 55. बीच वाली वैल्यू ले लेनी है, एवरेज यानी बीच वाली वैल्यू, और ना पता हो तो 60 प्लस 50 डिवाइड बाई 2. और रूम टेम्परेचर है 30 डिग्री सेंटीग्रेड. सो डी टी हो जाएगा 10 इंटू 240 डिवाइडेड बाय 50 माइनस 30 यानी 25. 2 5 सा 10, 5 5 सा 25, 48, 96 सेकेंड्स में, 96 सेकेंड्स के कुछ गलत हुआ. सेकेंड्स में तो ले लिया है. ये गलत दिया है मैंने, 80 टू 70 दिया हुआ है. 80 टू 70 है, 80 टू 70 है. तो 10 आएगा इधर. सो 80 टू 70 है. तो डी टी हो जाएगा 10 डी टी. 2 मिनट दिया हुआ है मुझे, सेकेंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं. के की वैल्यू तो मुझे ढूंढनी पड़ेगी. एवरेज टेम्परेचर 70 से 80 यानी 75 और रूम टेम्परेचर दिया हुआ है 30. सो के की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 12 इंटू कितना आएगा ये 45. हाँ, अब 60 टू 50, फ्रॉम 60 टू 50. सो फ्रॉम 60 टू 50 कितना होगा, सो डी टी हो जाएगा 10, राइट. टेम्परेचर डिफरेंस के मुझे मिल गया है 12 इंटू 45 और ब्रैकेट में टी 50 से 60 यानी 55 आएगा. रूम टेम्परेचर 30. इसको सॉल्व करो.
10 इंटू 12 इंटू 45 अपॉन 55 माइनस 30 कितना होता है 25, 5 5 25, 2 5 10, 5 9, 24 इंटू 9, 216 सेकेंड्स, ये सही जवाब। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए कैलोरीमीटर कंटेनिंग हॉट लिक्विड is placed inside an enclosure whose walls are at 10 डिग्री सेंटीग्रेड। सो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखो, टी नॉट दिया हुआ है मुझे 10 डिग्री सेंटीग्रेड सराउंडिंग टेम्परेचर, एंड कूल्स फ्रॉम 80 to 60, और डी टी दिया हुआ है मुझे 10 मिनट। ठीक है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कूल फ्रॉम 60 to 40 डिग्रीज इफ द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग होल्ड्स गुड। सो 60 से 40 डिग्री जाने में उसको कितना टाइम लगेगा, 60 to 40 में कितना टाइम लगेगा, ये डी डी हमको ढूंढना है। सो ये जो पहला वाला केस है उसको यूज करके हम के ढूंढ लेंगे। टेम्परेचर डिफरेंस 20 है, डी टी दिया हुआ है 10 मिनट, रहने दो मिनट में ही। एवरेज टेम्परेचर आ जाएगा 70, रेफरेंस टेम्परेचर है 10 या रूम टेम्परेचर कह दो। के की वैल्यू मुझे मिल गई 2/60, 1/30। इस तरफ यूज करे तो डी टी 40 से 60 यानी 20, डी टी मुझे ढूंढना है। के की वैल्यू मुझे पता है 1/30। वैसे तो ये जो फॉर्मूला है ना इसमें माइनस आता है क्योंकि कूलिंग हो रहा है ना, तो कूलिंग हो रहा है, टेम्परेचर डाउन जा रहा है, तो फॉर्मूला के हिसाब से वहां माइनस आता है, पर जो हम सम्स कर रहे हैं इसमें माइनस की कोई ज़रूरत नहीं है। एवरेज टेम्परेचर 50 और रेफरेंस टेम्परेचर है 10, डी टी हो जाएगा 20 इंटू 30 अपॉन 20 इंटू 30 अपॉन 40, 0 0 कैंसल, 2 दूनी 4, या तो 4 से ही सीधा कैंसिल कर दो तो 5 5 3 15 मिनट्स। ध्यान रखो सेकेंड्स नहीं टिक कर देना क्योंकि मैंने टाइम मिनट में ही रखा था, तो 15 मिनट्स में ये ठंडा हो जाएगा 60 से 40। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉडी कूल्स फ्रॉम 80 to 70, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे ही बेस्ड है, इन 5 मिनट्स। फिर कहता है एंड फर्दर टू 60, फर्दर टू 60 मतलब 60 से 60 11 मिनट में, है ना। ये एक चीज का मतलब समझना है, इन 11 मिनट्स मतलब 5 मिनट में वो 70 तक पहुंची और 11 मिनट्स यानी नेक्स्ट 6 मिनट के अंदर वो 70 से 60 पे पहुंच गई। अब 80 से 60 11 मिनट में पहुंच गई, वैसा लेके नहीं करना है क्वेश्चन, जैसा डेटा दिया है ना वैसे ही करना है। कहने का मतलब है 80 to 70 इन 5 मिनट्स, फर्दर टू 60 यानी 70 से 60 इन 11 मिनट्स यानी वो 6 मिनट, ऐसा ही कन्वर्जन करना है। 80 to 60 इन 11 मिनट्स लेके करोगे तो वो गलत ही आएगा, क्योंकि 80 to 60 में देखो ये चीज 11 मिनट मतलब यहाँ पे 5.5 मिनट लगी, यहाँ पे 5.5 मिनट लगी, तो गलत हो जाएगा, ऐसा तो कुछ दिया हुआ नहीं है। सो क्वेश्चन को, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के जो क्वेश्चंस है उसको थोड़ा समझो। व्हाट विल बी द टेम्परेचर आफ्टर 15 मिनट्स फ्रॉम द स्टार्ट। तो स्टार्ट हुआ था 80 से टू टी इन 15 मिनट्स, ऐसा हमको ढूंढना है। ये है क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन। ऑल्सो डिटरमाइन द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग्स, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर भी हमको ढूंढ कर देना है। तो लेट्स स्टार्ट। 80 to 70 के लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लगा है, तो 10/5 मिनट्स के, राइट। टी माइनस टी नॉट, 75 माइनस टी नॉट मुझे पता नहीं है, रहने दो इस एक इक्वेशन को, जितना हो सकता है उतना सॉल्व करके छोड़ दो, फिर बाद में हम उनको सॉल्व करने के लिए कुछ लॉजिक लगाएंगे। 70 to 60
यानी अगेन 10 और टाइम दिया हुआ है 6 मिनट के, और 70 to 60 यानी 65 एवरेज टेम्परेचर अपॉन टी नॉट, है ना। अब इन दोनों का मैं रेशियो ले लूँ तो 2 इज इक्वल्स टू के इंटू 75 माइनस टी नॉट डिवाइडेड बाय 10 अपॉन 6, के तो कट हो जाएगा और 65 माइनस टी नॉट, 12/10 विल बी इक्वल टू 75 माइनस टी नॉट अपॉन 65 माइनस टी नॉट। 6 इंटू 65 माइनस टी नॉट, टी नॉट विल बी इक्वल टू 390 माइनस 375, 15। सो टी नॉट मिल गया मुझे रेफरेंस टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड। और 15 मिनट के बाद वो कहाँ होगा, तो थर्ड वाला केस 80 टू टी इन 15 मिनट्स। तो स्टार्ट करते हैं 80 टू टी। सो 80 माइनस टी 15 मिनट, के की वैल्यू भी हम ढूंढ सकते हैं, ये टी रख दो तो के की वैल्यू मिल जाएगी 2 इक्वल टू के इंटू 75 माइनस 15, कितना हो गया ये 50, तो के विल बी 2/50 यानी 1/25। सो 1/25, राइट। और एवरेज टेम्परेचर, सो 80 प्लस टी बाय 2 माइनस रेफरेंस टेम्परेचर 15, सुलझाओ इसको। 80 माइनस टी बाय 3, राइट। 5 को इधर ले लो, ये हो जाएगा 80 प्लस टी माइनस 30/2, 400 माइनस 5t/3 इज इक्वल्स टू 80 माइनस 30 50 प्लस t/2, इसको 150 माइनस करेंगे तो 65, टी हो जाएगा 50 डिग्री सेंटीग्रेड। 15 मिनट में वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा हो जाएगा। सो आज के लिए काफ़ी है, आगे थोड़े और भी न्यूमेरिकल्स है नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए प्रैक्टिस करो। बाय बाय, सी यू।